हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अमित पटेल और आज हम लोग फिर से करेंगे आरआरबी ग्रुप डी का जो प्रीवियस ईयर पेपर का हम एक सीरीज़ चला रहे हैं आपके लिए, उसके अगले पेपर की। ठीक है, मैथ से क्वेश्चन कि कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, ये 1 नवंबर 2018 को जो शिफ्ट 1 में जो पेपर आया था, मैं वो पेपर आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इसमें बेसिकली हम वो सारे सवाल देखेंगे कि कैसे उसका सही अप्रोच रहता है बनाने का। ठीक है, अभी ग्रुप डी का एग्जाम होने में समय है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये हमारा पहला सवाल। मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रुप डी का पेपर है, तो हम उसे हमेशा आसान मानकर चलेंगे कि ग्रुप डी मतलब इजी, भले वो कैलकुलेटिव हो, थोड़ा सा कंसेप्चुअल डालता हो, क्योंकि देखो 1 करोड़ वैकेंसी में ना जब लाख बच्चे को चुनना हो तो पेपर तो टफ करेगा ही। अगर सारा आसान दे दे तो सब निकाल लेंगे ना। उनको तो 1 लाख को चुनना है, तो आपको उसी 1 लाख में बने रहना है। तो देखिए, हम अगर पहले से माइंडसेट बना ले कि ग्रुप डी का पेपर आसान होता है, तो उससे होता क्या है कि अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है एग्जाम में जब हम बैठते हैं। तो जब उस कॉन्फिडेंस का हम यूज करते हैं ना क्वेश्चन बनाते समय, तो हमसे जो नहीं भी बनने वाला क्वेश्चन होता है वो भी बन जाता है। ठीक है, पॉजिटिव अप्रोच अगर रखेंगे, सारे जवाब सही निकल कर आएंगे। और यहाँ पर ये जो पूरा सीरीज है ना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये पूरा सीरीज मैं क्वेश्चन इंग्लिश में लिख कर लाऊंगा और हिंदी में समझाऊंगा, ताकि उन दोनों छात्रों के लिए फायदेमंद हो जो कि इंग्लिश मीडियम से हैं और हिंदी मीडियम से हैं। ठीक है, तो उन दोनों के लिए ये फायदेमंद है। तो आइए शुरू करते हैं। ये है मेरा पहला सवाल। देखो, ये बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये एक इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पे। बोला है कि इस एक्सप्रेशन का आपको बताना है कि क्या वैल्यू होगा। देखना, ये ना ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे करना भूल गया हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन ही ऐसा आया था। इसको हम लोग ब्रैकेट बोलते हैं, पर ऐसे साइन को हम लोग मॉड्यूलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस। ठीक है, इसको मॉड भी बोला जाता है। तो देखो, इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू होगा ना, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव ही आएगा। अगर हम माइनस ए भी लिखते हैं, मॉड लगा देते हैं, तो इसका जो आंसर आता वो ए ही आता। ठीक है, मतलब कि हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू देगा, इसलिए हम लोग मॉड्यूलस लगाते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये काफ़ी आसान है। ये कटा, ये हो जाएगा -3 प्लस 12, इधर क्या है इंटू 21 प्लस 5। अब देखो, इसको जब सॉल्व करेंगे, ये हो गया 9 इंटू 21 प्लस 5। अगर ये 10 होता, अगर ये 10 होता तो ये 210, ये 215 हो जाता, मतलब 200 के आसपास होता। ये तीनों वैल्यू 200 के से काफ़ी दूर है। हम आगे अब सॉल्व ही नहीं करेंगे, हम इसको टिक कर देंगे। ठीक है, क्यों समय बर्बाद करना? जहां समय लगना है ना एक्चुअली में, हम वहां पर समय लगाएंगे। पर जहां एक्चुअली में समय नहीं लगना है, वहां पर समय एकदम बर्बाद नहीं करेंगे। तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो, ये जो पूरा सीरीज है, ये पूरा सीरीज में मैं आपको कुछ नया नहीं सिखाऊंगा। मैं वही बेसिक तरीका यूज करूंगा जो आप लोगों ने कहीं से सीखा है। ठीक है, या तो खुद पढ़ते हुए या किसी कोचिंग क्लासेस में, यूट्यूब वीडियो में, कहीं से भी सीखा हो बेसिक। मैं उसी बेसिक तरीके का यूज करके हम कैसे ऑप्शन के थ्रू उसके जवाब को सही कर देते हैं, हम वो बेसिकली सीख रहे हैं यहाँ पे। ये कैसे हम करेंगे? तो यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन छांटना बताऊंगा कि कैसे हम ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देंगे ऑप्शन। और देखो, ये जो रेलवे के जो पेपर होते हैं ना, ये मैक्सिमम पेपर वैसे ही सेट होते हैं। ठीक है, कि आप क्या करोगे? ऑप्शन के थ्रू ही बना दोगे सारा। मैक्सिमम तो आप बना ही सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली वही तरीका सीखेंगे कि कैसे। ये इसमें ना केवल लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस चाहिए ये तरीका के लिए। आप जब भी बनाने जाते हो, आप ऑप्शन हमेशा देखो कि वो 4 ऑप्शन कुछ कह तो नहीं रहा है। क्योंकि देखो, वो चारों ऑप्शन कुछ तो कुछ कहता है। देखो, यहाँ जैसे हमने ऑप्शन से छाट दिया ना, अभी हमें ये भी कैलकुलेट करना था। अभी अगर हम इसको अभी कैलकुलेट करते हैं, तो मेरा आंसर कितना आता? तो ये आता मेरा 189 प्लस 5, और यहाँ से ये 194 तब होता। पर ये 2 स्टेप का टाइम तो बचा दिया ना। ठीक है, हमने डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू छाट दिया, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे वो बन जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है कि इन अ कॉलेज ऑफ 480 स्टूडेंट, 480 विद्यार्थी हैं किसी कॉलेज में, हर एक स्टूडेंट। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये और भी बहुत सारे शिफ्ट में पूछा गया इस टाइप के सवाल। तो ये बोल रहा है कि इन अ कॉलेज ऑफ 480 स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट रीड 5 न्यूज़पेपर। हर एक स्टूडेंट क्या कर रहा है? 5 न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। 480 स्टूडेंट है, हर एक 5 पढ़ा। और एक स्टूडेंट एक न्यूज़पेपर ना 60 लोगों के लिए आता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर होंगे। अब देखो, यहां पर आप ऐसे निकाल सकते थे ना इसे, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर। ये काफी आसान था। क्वेश्चन एक बार अच्छे से आपने पढ़ लिया ना, तो वो काफी आसान हो जाता है। 480 स्टूडेंट हैं और कितना
एक न्यूज़पेपर, एक यहाँ पर बोला है कि एक ईच इज रीड बाय 60 स्टूडेंट ही पढ़ता है ना, ऐसा ऐसा कितना न्यूज़पेपर है, 5 है। ठीक है, देखो कितना आसान था, ये हमने काटा 80, 8 8 5 जा 40, यहाँ पे ऑप्शन है एग्जैक्टली 40, तो हम एग्जैक्टली उसे टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे अगले सवाल की तरफ। ये क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द फुट ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ टॉप ऑफ 88√3 मीटर हाई टावर इज 60 डिग्री। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, दो चीज होता है, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर हम नीचे से ऊपर देखते हैं ना, इसे कहते हैं एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब ऊपर जाना, तो नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो एलिवेशन। अब अब अगर ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो ये हॉरिजन मान लो, ठीक है, तो ये कहलाता है डिप्रेशन। ठीक है, ये वो वाला डिप्रेशन नहीं है जो हम लोग नॉर्मल डेज में पढ़ते आ रहे हैं कि डिप्रेशन जैसा कुछ होता है, ठीक है, स्टूडेंट को डिप्रेशन हो गया, ये वैसा वाला डिप्रेशन नहीं। इस डिप्रेशन का मतलब होता है ऊपर से नीचे देखना, एलिवेशन का मतलब होता है नीचे से ऊपर देखना। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली दोनों अलग अलग टर्म हैं, बस होता एक ही चीज़ है। ये मेरा मान लो क्या है, बिल्डिंग है जो कि 88√3 मीटर हाई है। ठीक है, आपको बताना है कि हाउ फार द टावर इज लोकेटेड फ्रॉम द बिल्डिंग, टावर यहाँ पे है कहीं पर, ये बोला कि बिल्डिंग से कितना दूर होगा भैया वो बता दो। ये बना कितना एंगल रहा था, 60 डिग्री। ठीक है, ये कैसे निकाला हमने, क्योंकि हम तो बोल रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, अभी हमने लिख दिया एलिवेशन, तो नहीं, देखो ये 60 डिग्री था। दोनों टर्म ना सेम होते हैं, कुछ अलग नहीं होता। यहाँ से ओरिजिन लोग है ना, तो ये पैरेलल लाइंस को ही तो हम ओरिजिन बोल रहे हैं, तो यहाँ से ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट यहीं लिख देते हैं, क्योंकि हमें समय बचाना है, वहाँ पर ये चीज़ प्रूफ नहीं करना है, हमें ये निकालना था बेसिकली एक्स। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 88√3 बाई एक्स। tan 60 कितना होता है, √3, तो 88√3 बाई एक्स। ठीक है, √3 से √3 कैंसल आउट, यहाँ से x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 88 मीटर। ठीक है ऑप्शन में बिल्कुल 88 मीटर है, टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। देखो ये वाला सवाल क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ नव्या एंड काव्या, नव्या और काव्या दोनों का एज का सम, हम नव्या के एज को n मान रहे हैं, काव्या को क्या मान रहे हैं, k मान रहे हैं, इन दोनों का एज का सम है कितना, 35 साल। ठीक है, अब बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, ये कितना है, तो ये बोल रहा है कि ये 300 साल है। अब बोला है कि बताओ 1 साल बाद उनका एज क्या होगा। देखो यहां पर जितने भी एजेस मेंशन है वो क्या है, मेरा 1 साल बढ़ाकर है, तो हम 1 साल घटाकर देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 24, ये हो जाएगा 9, क्या इन दोनों का सम 35 है, नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये क्या होगा मेरा 15, ये हो जाएगा मेरा 18, क्या इन दोनों का सम पॉसिबल है, नहीं है। ये मेरा हो जाएगा 20, ये मेरा हो जाएगा 15, तो देखो क्या इन दोनों का सम पॉसिबल है, बिल्कुल ये पॉसिबल है, तो ये ऑप्शन हम लेकर चल रहे हैं, अभी इसको चेक कर लेते हैं। ये है 19, ये है 15, क्या ये पॉसिबल है, नहीं। देखो ऑप्शन के थ्रू ही हमने निकाल दिया कि ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन के थ्रू निकाल दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ बोला था कि दोनों का सम क्या 35 आना चाहिए, हमने देखा कि दोनों का सम 35 आ रहा है, एक घटाएं क्यों, क्योंकि यहाँ जो एज दिया हुआ था ना वो 1 साल बाद का एज दिया हुआ था। ठीक है, चलो एक दूसरा तरीका देख लेते हैं। अब हम इसको ऐसे तोड़ें कि दोनों का सम 35 आए और ये क्या है, मेरा 300 है। अब देखो के अगर हम 15 रखे, ये हम 20 रखे हैं, तो क्या इन दोनों का मल्टीपल 300 देता है, देता है, दोनों का सम देता है, तो हम ऐसे ही बना सकते हैं, तो हम 21 ईयर और क्या 16 ईयर बोल सकते हैं, क्योंकि 1 साल बाद का एज बोला था। ऐसे भी निकाल सकते हो, ऑप्शन के थ्रू भी निकाल सकते हो, जैसे आप चाहो निकाल सकते हो, दोनों आसान तरीके हैं। हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करने जाएंगे, उस लफड़े में फंसेंगे ही नहीं जहाँ कैलकुलेशन यूज होता हो। देखो कैलकुलेटिव जब भी बनेगा ना वो चीज़, तो क्या करेगा, आपके गलती होने का चांसेस बढ़ा देगा। अगर हम वहाँ गलती होने के चांसेस रिड्यूस करने, तो कैलकुलेशन वाले टर्म को रिड्यूस करना होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करके हम सही बनाएंगे, कम कैलकुलेशन का यूज करेंगे, जहां रिक्वायर्ड है वहां तो करना ही पड़ेगा। ये क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी ईयर विल द सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ। डबल इटसेल्फ का क्या मतलब है कि प्रिंसिपल पी था, अमाउंट जो है ना वो क्या हो गया 2p, डबल हो गया अपने इसका। तो मेरा एस आई क्या होता है, एस आई होता है 2p माइनस पी, मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है मेरा 2p, मतलब एस आई निकल गया p, तो p इज इक्वल टू एस आई क्या होता है p इंटू आर, आर कितना है 10% इंटू टी बाई 100। देखो ये कटा, ये कटा, टी यहाँ से निकल कर आ गया 10 ईयर्स, ऑप्शन में है बिल्कुल ऑप्शन सी है मेरा 10 ईयर्स। हम 10 ईयर्स पे टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएंगे।
ये है मेरा अगला सवाल। देखो जब सवाल बहुत बड़ा दिखे ना तो रेलवे आपको इतना समय देता है कम से कम आप पढ़ो, पढ़ने के बाद डिसीजन लो कि उसको स्किप करना है। तो स्किप भी कैसे करते हैं, तो वहां मार्क एज रिव्यू का ऑप्शन होता है। उससे क्या होगा, मार्क एज रिव्यू करने से, तो मार्क एज रिव्यू करने से ना आपको पता होगा कि आपने वो क्वेश्चन को रखा हुआ है कहीं पे कि बाद में देखूंगा, क्योंकि वो कलर चेंज कर देता है। अब 100 सवाल पूछे जा रहे हैं आपसे, 100 सवाल को आप मार्क एज रिव्यू कर दे मतलब नहीं करोगे तो बाद में खोजने में दिक्कत होगा ना कि आप एक एक सवाल पे जा रहे हो। समय बचाने के लिए हम क्या करते हैं, मार्क एज रिव्यू यूज करते हैं। आइए इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा था, एवं मेंशन पाई चार्ट रिप्रेजेंट द एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिशिंग हाउस इन कर्नाटक। कर्नाटक में एक पब्लिशिंग हाउस है, उसका खर्च कहाँ कहाँ पर किन किन सेक्टरों में हो रहा है, उसका ये पाई चार्ट बना हुआ है। ये आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो ये बोल रहा है कि भैया बताओ कि सेंट्रल एंगल क्या होगा किसके, सेक्टर कोरस्पॉन्डिंग प्रमोशन कॉस्ट। देखो ये ब्लू वाला मेरा प्रमोशन कॉस्ट है, दिख रहा है यहाँ पे ब्लू कहाँ पे है, 10% पे, 10/100। और ये पूरा एंगल कितना बना रहा था, 360 डिग्री, मतलब कि यहाँ 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से ये निकल कर आ गया 36 डिग्री। ठीक है ऑप्शन में, ऑप्शन बी है मेरा 36 डिग्री। टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ये मेरा 7वां सवाल। ये बोल रहा है कि राजीव वाज टू अर्न 500 एंड अ फ्री हॉलीडे फॉर 7 वीक। ठीक है, 7 वीक्स वर्क, 7 वीक के काम के लिए राजीव को 500 रुपए और 1 दिन की छुट्टी मिलती है। अगर यहां पे आ गया कि ही वर्क ओनली 5 वीक, अगर उसने केवल 5 वीक ही काम किया तो उसे 50 रुपए मिलेंगे और साथ में एक छुट्टी मिलेगी। तो आपको बताना है कि हॉलीडे, वो जो एक छुट्टी है ना, उसकी वैल्यू क्या है। हाँ ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बना कि 500 रुपए मिल रहे हैं और एक छुट्टी को 1H लिख रहा हूं मैं, हॉलीडे, ये किसके बराबर है, ये 7 वीक के काम के बराबर है। सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहा है कि 50 और एक हॉलीडे जो है ना, ये कितने दिन के बराबर है, ये 5 वीक के बराबर है। दोनों को सिंपली घटाते हैं, ये हो गया मेरा 2 वीक, ये मेरा हो गया 450, 225। डब्ल्यू का वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पे 225। अब हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो 500 प्लस 1H इज इक्वल टू 225 गुने 7। अब देखो मल्टीप्लाई करने का आपको आसान तरीका बताया हुआ है। क्या है वो आसान तरीका, कि 200 और 25 में तोड़ दो, तो 200 को करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 1400, 7 से मल्टीप्लाई, और 25 14, मतलब कि 7 गुने 25 कितना होता है, तो 7 गुने 25, देखो 8 गुने 25 होता है मेरा 200, तो 7 गुने 25 कितना होगा, 175, तो ये हो जाएगा 1575। तो ऐसे तरीके यूज़ करते हैं ना तो कैलकुलेशन में आसानी होती है। तो एच का वैल्यू क्या होगा, तो 1575 माइनस 500, मतलब कि 1075 है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन ए है। तो ऐसे बनाते हैं इन सवालों को। अगला सवाल यह है कि ए और बी पार्टनरशिप स्टार्ट करता है किसी बिजनेस में, इन्वेस्ट करता है कितना, 3,20,000। ए इन्वेस्ट कर रहा है, बी इन्वेस्ट कर रहा है 40, मतलब कि 4 लाख। बोला कि 4 महीने बाद सी उनको ज्वाइन करता है बिजनेस में, कितना इन्वेस्ट करके, 1,20,000। तो आपको बताना है कि प्रॉफिट शेयर कितना होगा 1 ईयर में इन तीनों का। देखो प्रॉफिट वाला जो ये पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन होता है, उसमें जो प्रॉफिट का रेशियो होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट के। ये मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं कि ये चीज़, ये रेशियो की बात हो रही है कि प्रॉफिट और टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट का रेशियो के बराबर होता है। इसको बनाने का जो सबसे आसान तरीका होता है ना, क्योंकि रेशियो की ही हम बात करते हैं इसमें, तो हम रेशियो वाला पार्ट जो कॉमन पार्ट है उसको हटा देते हैं, पहले से छोटा कर देते हैं। देखो यहाँ लास्ट में 4 जीरो है, यहाँ पे भी लास्ट में 4 जीरो है, यहाँ पे भी लास्ट में क्या है, 4 जीरो है। तो हम इस 4 जीरो को पहले ही काट लेंगे कि ये 4 जीरो हम लिखे ही ना यहाँ पे। तो आइए 4 जीरो हम पहले ही काट लेते हैं। तो अब क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा 32, यहाँ पे लिखा जाएगा 40, यहाँ पे लिखा जाएगा 12। अब ये दोनों 1 साल तक लगाए रखा था, मतलब कि 12 महीने तक लगाए रखा था, पर ये 4 महीने बाद जुड़ता है। 4 महीने बाद जुड़ने का मतलब है कि ये 8 ही महीने तक लगाए हुए था, जो कटता है काट देते हैं। ठीक है, 8 से सब कटेगा, ये कितने बार में, 4 बार में, ये 10 बार में, ओहो 5 बार में, और ये कितने बार में, ये तो 1 बार में ही कट रहा है। तो अब मेरे पास निकल कर आ गया, पूछा ए बी सी का बताओ, तो 51840,
ये 10 से इनका सम से डिवाइड करते हैं, ये कट गया। देखो सी को ना 1 मिलना है, एक ही पार्ट मिलना है, एक ही पार्ट मेरा ये है। ऑप्शन में चेक करते हैं हम कि किस में केवल इसी ऑप्शन में ये था, तो हम आगे अब दोनों निकालेंगे ही नहीं, मेरा ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने सी का वैल्यू निकाल दिया ना, सी केवल एक ही में मौजूद है ऑप्शन में, दो ऑप्शन में रहता तो हम दूसरे की तरफ जाते हैं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन, फिर से वो एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला है, और ये बिल्कुल डिप्रेशन नहीं देता बच्चों को। ये कुछ ऐसा है, बोला कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, ये है टॉप ऑफ टावर, ये बना रहा है 30 डिग्री, मतलब ये भी क्या बना 30 डिग्री, ये है फुट बिल्डिंग का जो सबसे निचला पार्ट होता है उसको फुट ऑफ द बिल्डिंग बोलते हैं। अब ये टावर ठीक है कितने दूर पे है, ये 36 मीटर पे है, आपको बताना है हाइट। फिर से वही करेंगे, 10 30 डिग्री, ये हो गया 1/√3 h/36, यहाँ से हम h निकालेंगे 36√3/3, ठीक है। रेशनलाइज कर दिया हमने, तो यहाँ से 12√3 निकल कर आया। हम ए पे टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे अगले सवाल की तरफ, ठीक है। ये सब सवाल में ना समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आगे कोई अच्छा सवाल वेट कर रहा हो, तो जिसमें समय लगना है उसमें हम समय लगाएंगे। ये बोल रहा है कि अ बॉक्स कंटेंट 286 पेंसिल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 3 चिल्ड्रेन इन द रेशियो। देखो जब भी रेशियो ऐसे फ्रैक्शन में दिया हुआ हो ना, तो हम इसको पहले फ्रैक्शन से हटाते हैं, ठीक है, इंटीजर में लाते हैं। तो कैसे लाएंगे, तो हम इसके एलसीएम से इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनका एलसीएम 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा मेरा 6, 3 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3। अब ये रेशियो है मेरे पास, कितने पेंसिल हैं 286, बांटने कितने हैं 13, और बोला कि पहला चाइल्ड कितना था 6, ठीक है, इनको मिलेगा। इसको काट के देखते हैं कटेगा, बिल्कुल 22 बार में 22 गुने 6 कितना होता है 132, 132 है ऑप्शन में डी, तो डी टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएंगे। ये बोला है कि इन द गिवन सर्कल कॉर्ड ए बी इज एक्सटेंडेड टू मीट द टेंजेंट डी, ये ए बी को मीट करवाएं और ये मेरा टेंजेंट डी आगे बढ़ाकर डी पे ऐसे मिला दिए। अब बोल रहा है कि ए बी ना भैया यहाँ पे 10 था, डी ई कितना था, डी ई मेरे पास 12 था, आपको बी डी बताना है, एक्स मान लेते हैं। देखो ज्योमेट्री वाले सवाल में ना, ये ज्योमेट्री के क्वेश्चन काफ़ी आसान तो होते हैं, पर आपको करना क्या है, ज्योमेट्री में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, सारे बेसिक से लेकर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, ज्योमेट्री का एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है। पर अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो हो सकता है कि वो उसी कॉन्सेप्ट से पूछ दे जो आपका क्लियर ही नहीं है, तो ये बनेगा नहीं। देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वो होता है डी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू ए डी। यह डी इसका स्क्वायर जो है ना इस पूरे के और इसके मल्टीपल होता है, ठीक है। अब डी क्या है मेरा 144, बी डी क्या है मेरा x, ए डी क्या है मेरा 10 + x। अब देखो हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसको सॉल्व करते ये सॉल्व हो जाता कैसे, तो ये हो जाता है x² + 10x माइनस, इसको इधर 144 को ले आता है। अब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते थे 18 और 8 में, क्योंकि 18 पॉजिटिव में होता है, ये माइनस में, और यहाँ पर वैल्यू जो है वो माइनस वाला ही पॉजिटिव देता, उधर जाके हम 8 टिक कर सकते थे, ठीक है। पर ये तो हो गया एक तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका जो ऑप्शन से चेक करना है वो बता रहा हूँ, तो कैसे बताएंगे। चलो हमें यहाँ अगर हम यहाँ 7 पुट करते तो ये 17 हो जाता, 7 और 17 का यूनिट प्लेस क्या 9 देगा, तो क्या यहाँ पर 9 है, नहीं है, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई इसका नहीं है, तो ये 7 कट गया। 8 में चेक करो, ये 8 रखेंगे, ये 18, 8 8 जा 64, लास्ट का यूनिट प्लेस 4 दे रहा है, ये हो सकता है, ठीक है। और ये यही होगा क्योंकि यहाँ पे 9 है, 9 और फिर से 19, 9 और 9 कितना देगा, और ये वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि रूट में आंसर है नहीं, ठीक है, तो ये भी हमने छाट दिया। तो ऐसे हम एलिमिनेशन के थ्रू भी बना सकते थे, हम चाहते तो ऐसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी थ्रू बना सकते हैं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोला इफ m men कैन डू 1/n ऑफ पीस ऑफ वर्क इन क्या p डेज। देखो यहाँ पर ये ऐसा वाला क्वेश्चन जो है ये किस वाले फॉर्मूले से बनता है, ये बनता है m1 d1 h1 बाई w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 बाई w, ठीक है। ये अगर फॉर्मूला याद है तो ये वाला बन जाएगा। यहाँ पर बोला क्या है कि m आदमी, ठीक है, p डेज में 1/n काम करता है, ठीक है। m आदमी p डेज में कितना काम कर रहा है,
तो वो काम कर रहा है 1/n। अब आपसे पूछा है कि बताओ भैया कि क्यू डेज में फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ पर्सन। नंबर ऑफ पर्सन को चलो हम x मान लेते हैं। वो कितने डेज में काम कर रहा है? क्यू डेज में। होल वर्क क्या है मेरा? अगर ये 1/n था, होल वर्क क्या होगा मेरा? अगर वो फ्रैक्शन दिया तो फ्रैक्शनली कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है? 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। चलो ये n ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा m/n/q। ठीक है, यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन निकाल दिया, ऑप्शन में है, बिल्कुल एक ही ऑप्शन में टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। देखो ये फिर से आ गया है काफ़ी आसान सवाल। ये क्या होगा मेरा? 16 इंटू ये होता है 5, 5 माइनस ये -6। देखो क्योंकि माइनस है तो ये वैल्यू तो नहीं होगा, ये वैल्यू नहीं होगा। अब 16 में से 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 तो होने का सवाल ही नहीं है। यही आंसर सही होगा, हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल ये है कि बोला है कि इसको इवैल्यूएट करो। तो बॉड मास, बेसिकली जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं वो क्या है मेरा? बॉड मास। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम यहाँ बेसिक तरीका ही यूज़ कर रहे हैं, बस ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेट करने का। तो जल्दी बनाना होता है। देखो तरीका सबको पता होता है, बस उनसे जल्दी नहीं बनता। तो जल्दी आपसे तब बनेगा जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे किसी भी चीज़ का। और प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो? तो कोई भी बुक लेकर पढ़ लो पूरा। ठीक है, फिर लास्ट में क्या करना है ना कि अब आपके पास बहुत समय है तो आप मॉक बनाना चालू करो। ठीक है, मॉक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रुप डी एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। आप यहां से टाइम मैनेज करना सीख पाओगे कि कैसे टाइम मैनेज करेंगे। ठीक है, वो एग्जाम का प्रेशर, तो ये सब चीज, 1 घंटे का मॉक है, 1 घंटे डेली आप एक मॉक दो। आप देखोगे ना कि धीरे धीरे रिपोर्ट कार्ड में सुधार होते चला जा रहा है। तो वो बताएगा कि हाँ भैया आपको ये पढ़ना है, ये आपका हो चुका है, अब आप ये पढ़ो। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो मॉक के लिए आप ये कर सकते हो कि हमारे सरकारी परीक्षा .com पर जाओगे ना, तो यहाँ हमने अनलिमिटेड मॉक डाल रखे हैं। अनलिमिटेड मॉक समझ रहे हो? मतलब कि आप टेस्ट लगाते रह जाओगे, ये खत्म ही नहीं होगा। अब डेली लगाओ, एक टेस्ट, 2 टेस्ट, जितना टेस्ट लगाना है उतना टेस्ट लगाओ, ये खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप जाओ अनलिमिटेड मॉक लगा लो वहां जाकर। अब देखो ये चीज जो है, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये मेरा बन गया 21, ये कट कर मेरा क्या बन गया? 8 से ये कटेगा 3 बार में तो +3। अब यहाँ से ये मल्टीप्लाई होकर मेरा हो जाता 9 - 8। ये तो ब्रैकेट वाला पार्ट था, बाहर वाले पार्ट को भी ऐड कर देते हैं, ये बन जाएगा 52। अब देखो 52 में ये वैल्यू ऐड हो रहा है क्या? नहीं, ये माइनस है। ठीक है, आगे यहाँ माइनस लगा हुआ है। अब ये देखो ये 1 हो गया, 1 ऐड करेंगे, ये मेरा 22 हो जाएगा। और 22 जैसे ही 52 में घटाएंगे मेरा 30 आंसर आ जाएगा। टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ये बोल रहा है कि द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5। एक ट्रायंगल है, ये वो ट्रायंगल, यहाँ 3 एंगल है। एक है मेरा 3x, हम लेट कर रहे हैं कि एक एंगल क्या 3x है, 4x है, 5x है। हमें पता है कि तीनों एंगल का सम क्या होता है मेरा? 180 डिग्री। 3x + 4x + 5x = 180 डिग्री। ये 7, ये 12, 12x = 180 डिग्री। यहाँ से आ गया 15। पहला चीज़ तो ये करेंगे कि हम 15 का डिविजिबल चेक कर लेते हैं। ये नहीं है 15 का डिविजिबल, ये नहीं है, ये है और ये है। ठीक है, ये तीनों नंबर 15 का डिविजिबल है। कोई एक भी नहीं निकले ना तो हम हटा देंगे, क्योंकि x का वैल्यू निकाल चुके हैं हम 15। तो 15 का मल्टीपल चेक करेंगे, या फिर वो नंबर जो 15 से पूरा पूरा कट जाता हो, डिवाइड हो जाता हो, डिविजिबल हो। तो चलो पहला नंबर चेक करते हैं। तो 3x है, 3x क्या होगा मेरा? 3 × 15 मतलब 45। 45 केवल इसी वाले ऑप्शन में है, तो डी हम टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ देखो ये बोल रहा है कि ए, बी एंड सी आर 3 ब्रदर। ए, बी और सी क्या? 3 भाई हैं। ए का जो एज है ना, यहाँ लिखता हूँ, ए का जो एज है वो बी के एज के बराबर है। पहला इक्वेशन बोला है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल 3 ब्रदर ए + बी + सी, ये क्या है मेरा? 5 टाइम्स है सी के। ये बोला 5 टाइम्स है सी के। 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले। तो यहाँ से अगर हम निकाले तो ये देखो, तो ये मेरा हो जाएगा 2a = 4c। एक सी इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये भी ए था मेरा तो a + a 2a, ये कटा, ये हो गया 2। a = 2c निकल गया। ठीक है, ये मेरा दूसरा इक्वेशन था। बोला 3 साल पहले a - 3
ये बराबर था किसके, 3 टाइम्स सी के एज के। सी का कौन सा एज, 3 साल पहले वाला एज। अब देखो ए हमने निकाल रखा है यहाँ पर क्या, 2c, तो हम यहाँ लिख रहे हैं 2c माइनस 3 इज इक्वल टू 3c माइनस 9। इसको इधर ले आ रहे हैं, उसको उधर ले आ रहे हैं, सी यहाँ से निकल कर आ गया मेरा 6। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 4 ईयर फ्रॉम नाउ, अब 4 साल बाद सी का एज कितना होगा, तो 4 ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 है ऑप्शन में, बिल्कुल डी था 10 ऑप्शन, तो टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो ये ना बचपन में सिखाया जाता है हम लोगों को, जब हम फ्रैक्शन सीखते हैं। ये बोला है कि अरित्रा हैड इतना लीटर ऑफ पेट्रोल इन फ्यूल टैंक, अरित्रा के पास इतना लीटर क्या पेट्रोल है, कहाँ पर, फ्यूल टैंक में। जब वो जर्नी शुरू करने जा रहा था तब, लास्ट में जब खत्म कर लिया ना जर्नी, तब उसके पास इतना पेट्रोल बचा। ठीक है, वो गाड़ी में बच गया, मतलब बाकी सारा क्या हो गया, यूज हो गया। बोला कि कौन सा फ्रैक्शन पेट्रोल का जो था वो, मतलब कितना फ्रैक्शन जो है उसने कंज्यूम कर लिया, किसके रिस्पेक्ट में, इनिशियली जो प्रेजेंट था उसके रिस्पेक्ट में। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, एक मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, 18 7 जा, तो देखो अगर टेबल नहीं याद है, ज़्यादा जोर नहीं डालना है, डायरेक्ट ऐसे लिख लेना है कि 10 और 8 में तोड़ लो, ये हो जाएगा मेरा 70, ये हो जाएगा 56, तो ये 126 प्लस 2 क्या हो जाएगा 128/7। हम यहाँ पर निकाल रहे हैं कंजम्पशन वाला पेट्रोल, तो जितना बच गया उसको घटा देंगे अगर टोटल में, तो हमें पता चल जाएगा ना कि कितना हमने कंज्यूम कर लिया है। ये हो जाएगा मेरा 42 + 6 8 48/7, मतलब कि ये मेरा निकल कर आ गया यहाँ से 80/7। ठीक है, चलो रिक्वायर्ड परसेंटेज निकाल लेते हैं, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन निकालना है। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, तो जितना कंज्यूम किया उसको नीचे लिखते हैं हमेशा, तो 128/7। ठीक है, और मतलब जितना टोटल था उसको नीचे लिखते हैं, कंज्यूम वाले को ऊपर लिखते हैं। ये कटा 7 से 7, यहाँ से ये 80/128 दे देगा। अब देखो 80 इसके पहाड़े में नहीं आता, तो ये नहीं होगा, इसके पहाड़े में भी नहीं आता, इसके पहाड़े में भी नहीं आता, ये आता है केवल 5 से डिविजिबल है, तो ये सही हो जाएगा। क्योंकि कट कर 15 बचन 5 बचना है, तो 5 से मल्टीपल भी तो होना चाहिए 80, तो 5 से है, 11 के मल्टीपल में तो नहीं था 80, ना ही 3 के था, ना ही 3 के था, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू भी काट लेते हैं, यहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं करते। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल जो है ये बोल रहा है कि एक आदमी जो है वो कोई आइटम इतना में खरीदता है और 112% मतलब 12% के प्रॉफिट में बेच देता है। आपको सेलिंग प्राइस बताना है। मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट लॉस या CISI वाले सवाल को ना हमेशा परसेंटेज वाले मेथड से बनाते हैं। प्रॉफिट 12% का होने का क्या मतलब है कि CI से 112% का हो गया, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही तो, क्रय मूल्य पे ही तो होता है लाभ हमारा। तो CP यहाँ पर दिया हुआ था, SP क्या हो जाएगा, तो SP हो जाएगा 112%। ये अपने आप का 112% हो गया, किसका, CP का। चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, ये हो गया 1525। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 25 से ये दोनों कटेगा, ये 4 बार में, और ये कट रहा है, ये कट रहा है 150 6 बार में होता है, और ये मेरा हो गया 65। अब ये कटा, देखते हैं, ये 2 बार में 28, मतलब 8 और 8 और यहाँ पे 32 आ गया था, 28 इंटू 65। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई नहीं भी करते ना, तो हम ये वाला ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ सकते थे। क्यों बढ़ सकते थे आगे, क्योंकि लास्ट में 0 आएगा, लास्ट में 0 केवल इसी में है, तो हम उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, हम टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये बोला द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर दैट इज डिविजिबल बाई ईच। यहाँ से लीस्ट, जब भी लीस्ट का जिक्र होता है ना, और आपको समझ में नहीं आया LCM HCF निकालना है, तो लीस्ट वाले मतलब जो कम होने का जिक्र करे उसमें LCM निकालते हैं, जिसमें ज़्यादा होने का जिक्र हो उसमें HCF निकालते हैं। देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर बताओ जो कि इन तीनों से डिविजिबल हो, तो इन तीनों का LCM निकालते हैं। पहले वो नंबर निकाल लेते हैं जो कि एक्चुअली में डिविजिबल होता है। ये मेरा हो जाएगा 21 35 175। अब देखो ये 21, ये 3 से डिविजिबल है बिल्कुल, 7 35, और ये क्या है 5 और 7 12, ये नहीं है। क्या ये अब 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल, और ये 7 से डिविजिबल है 14 और 35, बिल्कुल, 2 और 5 दोनों 5 से डिविजिबल है, 1 5, मतलब 1 1 5। अब देखो यहाँ जो नंबर आया वो निकल कर आया 3 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 5, ये तो पेयर में है। परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब इसका भी पेयर बन जाएगा।
ठीक है, मतलब कि ये इसका भी पेयर बनता, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, मतलब एक ही से ऐड करेंगे, तो यहाँ से क्या निकल कर आ गया कि इसका पहले जो मल्टीपल है, इसका मल्टीपल यहाँ पर निकल कर आया 25, 25 और 21। ये हो गया मेरा 5, ये 2, ये 0, 525। अब इसमें हम 21 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 5 का तो पेयर था, वो स्क्वायर बन गया था, पर 3 और 7 21 का स्क्वायर नहीं था, तो 21 का स्क्वायर हम देंगे, यहाँ पे बनाएंगे उसे परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ लास्ट में 5 है, ठीक है, तो सारे ऑप्शन में 5 है, तो पूरा निकाल ही लेते हैं। ये 10 था ना। ये देखो 5 7 0 1 1 11025, तो 11025 है ऑप्शन बी में, तो टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अब ये बोल रहा है कि 25/3% ऑफ वाट नंबर इज 150, मतलब कि 25/3% का मतलब है नीचे, ठीक है, हम मान लेते हैं वो नंबर क्या है एक्स, ये बोला 150। चलो सॉल्व करते हैं, ये कटा 6 बार में, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 1800, ठीक है, कोई दम नहीं था इस सवाल में, टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अब देखो ये सवाल तो आ गया स्किप करने वाला कि पहले ही देख के स्किप कर लेंगे, पर मैं बोलता हूँ एक बार ना पढ़ लो, क्या पता वो चीज़ आता ही हो आपको। तो बोल रहा है कि परवेज बिलोंग्स टू टाउन ए एंड गौतम बिलोंग्स टू टाउन बी। परवेज टाउन ए से बिलोंग करता है, गौतम टाउन बी से बिलोंग करता है, मतलब वहीं पे रहते हैं दोनों। बोल रहा है कि वो दोनों अपनी जर्नी को शुरू करते हैं एक दूसरे के तरफ, ठीक है, एक दूसरे के टाउन जाने की तरफ शुरू करते हैं, एक ही रास्ता है दोनों के जाने का, सेम रास्ता, सेम टाइम पे उन्होंने शुरू किया। दे मीट समवेयर, मतलब कि मान लो कि यहाँ से वो स्टार्ट हुआ, यहाँ जाना था, ये ए मेरा, ये बी, ये दोनों कहीं पर बीच में मिलते हैं, मान लो यहाँ मिला हूँ। अब मिलने के बाद ये फिर से आगे बढ़े, ये इधर आगे बढ़ गया। आफ्टर मीटिंग गौतम एंड परवेज टेक्स अनदर, मीटिंग के बाद गौतम जो है ना, परवेज जो है वो 16 घंटे लगाता है गौतम के डेस्टिनेशन में पहुंचने में, और गौतम जो है वो 4 घंटे लगाता है परवेज के टाउन पहुंचने में। मीटिंग के बाद अगर परवेज जो है वो 40 की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, आपको बताना है गौतम का स्पीड क्या होगा। देखो यहाँ पर जो हम यूज करते हैं ना, मीटिंग के बाद अगर टाइम गिवन हो और स्पीड निकालना हो, या फिर मान लो कि उसके बाद स्पीड गिवन होता है, टाइम गिवन होता है, एक का दूसरे का टाइम निकालना होता है या रेशियो निकालना होता है, उस कंडीशन के लिए जो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो होता है S1/S2। ये मेरा स्पीड का रेशियो है, ये बराबर हो जाता है किसके, T2/T1। यहाँ पर T2 क्या है मेरा, आफ्टर मीटिंग, ठीक है, ये दोनों टाइम जो है ना ये आफ्टर मीटिंग है। मीटिंग के बाद जो पहुंचने वाला टाइम है उसका अंडर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, रेशियो का। तो यहाँ पर निकालना क्या है, गौतम का स्पीड, ठीक है, और प्रवेज का दिया हुआ है, प्रवेज का स्पीड कितना 40, गौतम की स्पीड को x मानते हैं, तो यहाँ अंडर रूट लिखेंगे, और गौतम के स्पीड को अगर हमने नीचे लिखा है तो अब यहाँ गौतम के टाइम को पहले लिखना होगा, और प्रवेज वाला टाइम क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि गौतम का स्पीड निकालना है। तो यहाँ देखो आफ्टर मीटिंग गौतम, प्रवेज जो है ना वो 16 घंटे ले रहा है, तो प्रवेज वाला क्या कर रहे हैं हम, और ये क्या कर रहा है 4 घंटे, अच्छा नहीं ये उल्टा लिखाएगा ना, ये 4 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको ये 4 हो गया, तो ये स्क्वायर से अगर निकाल देंगे तो ये 40/x 1/2, यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल कर आएगा 80। 80 है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन डी है 80, तो हम लिखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ये बोला है कि अ कायोस्क हैज डिफरेंट सेक, एक कायोस्क, ठीक है, उसके पास अलग अलग सेक है, और कुछ हेल्दी जो ड्रिंक होते हैं वो है, पर उसका जो 85% सेल जो है ना वो किससे होता है, सेक से होता है, मतलब कहीं ना कहीं 15% सेल कहाँ से हो रहा है, हेल्दी ड्रिंक से हो रहा है। आगे पढ़ते हैं, बोला एवरी क्वार्टर, हर एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है, और एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। क्वार्टर का बेसिकली मतलब होता है 1/4, तो हम साल को 1/4 से डिवाइड करेंगे तो 3 महीने निकल कर आ जाएंगे। अब बोला कि द स्टोर सेल ऑन एवरेज 15, मतलब कि 1.5 लाख, 1,50,000 का सेल करता है ऑन एन एवरेज
एक क्वार्टर में आपसे पूछा है कि बताओ कि कितना मंथली, एवरेज मंथली बताना है यहाँ पे। अब देखो क्वार्टर को आपको मंथली में चेंज करना होगा, आसान है, क्योंकि अगर 3 महीने में 15 लाख का 1.5 लाख कमा रहा है तो 1 महीने में कितना कमाएगा, हम बेसिकली 3 से डिवाइड कर देंगे। और वो भी पूछा है कि वो सेल क्या हेल्थ ड्रिंक से होना चाहिए, ये टोटल सेल है उसका, ठीक है। तो ये टोटल सेल की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम निकालते हैं, चलो सेक का सेल, तो ये कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 15 लाख बटा 3, तो ये 1 महीने का ऑन एन एवरेज टोटल सेल निकल गया। अब सेक जो है वो केवल 15% ही कंट्रीब्यूट करता है। ये 2 जीरो काट दो, ये और ये 5 हो गया, 15 पचे होता है मेरा 75 और 100 है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन ए है मेरा 75 100, टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएंगे। अब देखो यहाँ अप्रोक्सीमेशन जैसा टर्म जब यूज ना करें ना और ऑप्शन भी ऐसे हो तो आपको पूरा सॉल्व करना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये मेरा 150.03, फिर क्या है, पहले जितना जोड़ने वाला चीज है ना हम उसको एक साथ लिख रहे हैं, फिर जो आंसर आएगा उसमें घटाने वाले चीज को लिख देंगे। ये क्या है मेरा 260, ये हो गया मेरा 591, ठीक है। अब इसमें हम 30.50 घटा रहे हैं, ठीक है। अब देखना यहाँ पर तो ये 62 हो गया, अगर हम 195 में 30 घटा देते तो मेरे पास 165 बचता, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, पर यहाँ 164 और 165 दोनों है। तो देखो भैया यहाँ पर हो क्या रहा है, ये इसको कैरी दे रहा है एक नंबर, अगर ये इसको कैरी दे रहा है तो क्या एक तो चला गया, तो अब 65 ना आके क्या बचेगा, 164 बचेगा। 164 है यहाँ पे, बिल्कुल ऑप्शन ए में 164 है, हम टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ये देखो ये सवाल जो है ये बोल रहा है कि हरी बाय एन ओल्ड कार एंड स्पेंड 3000 ऑन इट्स, ही सेल फॉर रुपीज इतना एंड मेक प्रॉफिट 16%, हाउ मच डिड ही पे। ये बोला कि कोई कार खरीदा, हमें नहीं पता रेट कितना है, हम क्या कर रहे हैं एक्स में खरीद ले रहे हैं, 300 रुपए और लगा रहे हैं उसमें, मतलब 3000 और लगा रहे हैं, और इस कार को 16% के प्रॉफिट में बेच रहे हैं, मतलब 116% अपने कॉस्ट प्राइस का जितना भी पैसा खर्च किया, और उसको बेच कितने में रहे हैं, 58,000। अब देखो 16 से 58 कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 58 के ये 2 बार में आता है, ये कटा 5 बार में, मतलब 50 बार में। तो x प्लस 300 जो है ये मेरा हो जाएगा 3000, ये मेरा हो जाएगा 50,000। तो यहाँ से x का वैल्यू निकला 47,000 है ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन ए में है, हम टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएंगे। अब देखो ये सवाल जो है ये फिर से आ गया है मेरे पास बॉड मास का सवाल उठकर, और वो भी काफ़ी आसान वाला बॉड मास। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ये मेरा 10 होगा, ये मेरा 15 होगा, पर 15 नहीं, पहले तो हम इसको डिवाइड करेंगे, तो ये 13/5 गुने 3 होगा, ये प्लस 12 होगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ये मेरा 59 होगा, देखो ये माइनस में है, ठीक है, तो इसको माइनस में ही रखेंगे। अब ये 59 माइनस, ये दोनों को जोड़ें, अंदर वाले को 10 और 12, ये 2 से मल्टीपल है, 10 और 12 जुड़ रहा है, 10 में 12 मतलब 12 में से 10 घटा रहे हैं हम, तो 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 बचेगा, प्लस 13/5, 13 तिया क्या होता है मेरा, 13 तिया होता है 39, 39 और ये 5 से सॉल्व करेंगे, चलो इसको हम 49/5 बोल दे रहे हैं डायरेक्ट। 49/5 का मतलब है, इसको अगर हम काट दें तो ये निकल कर आएगा 8 9 बार में 45, 45 और 9 मतलब 4 बचा, तो 8 9.8, तो 59.00 9.8 घटाएंगे तो ये मेरा हो जाएगा 2, कहीं पे लास्ट में 2 है क्या दोस्त, यहाँ पर है लास्ट में 2, ये सही हो जाएगा मेरा। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि और ऑप्शन ही चेक नहीं करना, हमने एक डेसिमल प्लेस पे एग्जैक्ट वैल्यू वो निकाल दिया जो कि और किसी ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं था। और देखो ये से अगर 1 चला जाता 8 होता तो 49 ही हो रहा होता, ठीक है, वही चीज़ होता है। पर अगर हम कैलकुलेशन कम यूज़ करते हैं ना तो गलती होने के चांसेस क्या होते हैं, घट जाते हैं, जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। अब ये 26वां सवाल देखते हैं, ये बोल रहा है कि अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय अ टैप ए एंड बी इन 6 and 3 hours। ए जो है ना वो 6 घंटे लगाता है भरने में, बी उसी टैंक को भरने में कितना घंटे लगा रहा है, 3 घंटे लगा रहा है। बोला है कि टैप सी भी है यहाँ पे एक, वो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, ये याद रखना है, खाली कर रहा है। खाली करने वाले में ना साइड में ऐसे माइनस लगा दिया करो,
उससे क्या होता है कि याद रहता है। यह 5 घंटे लगा रहा है। तीनों टैब को, ठीक है, खोला गया अल्टरनेट पे, मतलब पहले स्टार्ट किया गया ए से, बी से, उसके बाद सी से। हम सबसे पहले क्या निकालने जाते हैं? हम सबसे पहले निकालते हैं कि आखिर पानी भरना कितना, कितना यूनिट पानी, कितना यूनिट काम करवाना है उससे। तो यहाँ से कितना निकल कर आ गया? इनका एलसीएम 30 यूनिट करवाना है। ये एक दिन में 5 यूनिट ही भर रहा है, ये मतलब 1 घंटे में 5 यूनिट भर रहा है। हम इसको इससे डिवाइड कर देते हैं तो एफिशिएंसी निकल जाती है उसकी। ये एक दिन में 1 घंटे में कितना? 10 यूनिट भर रहा है, और ये 1 घंटे में 6 यूनिट खाली कर रहा है। तो चलो, अगर हम पहले 3 दिन की बात करें तो पहला 3 दिन में 5 + 10 15 -6 9। पहले 3 दिन में हमने 9 यूनिट भरा, दूसरे 3 दिन में हमने फिर से 9 यूनिट भरा, ठीक है। अभी 6 दिन हमने पाइप को चला दिया, नल को चला दिया है। भरना कितना है? केवल 30 ही भरना है, पर हमने 9 9 18 तो भर दिया है। अब जैसे ही हम अगले 7वें दिन पे आएंगे, 7th डे, हमने 5 यूनिट और भर लिया, तो 18 + 5 कितना हो गया मेरा? 23। अब हमारे पास बचा कितना है? केवल 10 ही बचा है, मतलब 7 ही बचा है। 7 बचेगा तभी तो यह कंप्लीट हो जाएगा, पर बी जो है ना वो 10 भर लेता है। तो 7/10, मतलब कि 7 दिन प्लस 7/10, मतलब 7 घंटे और 7/10, तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 77/10। तो 77/10 आवर्स था यहाँ पे, बिल्कुल ऑप्शन डी में टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अब देखो ये सवाल ना, कोई कोई इसको रीजनिंग में भी ले जा सकता है, और कुछ लोग इसको मैथ में भी। क्यों? क्योंकि देखो दिक्कत ये है ना कि अभी रेलवे के साथ वो क्वेश्चन जो है वो मिक्स पूछता है। मिक्स क्वेश्चन में दिक्कत क्या होता है कि हमें डिस्टिंग्विश करना, ये डिफरेंट, मतलब कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है कि मैथमेटिकल रीजनिंग कहाँ पर रखा जाए, या तो वो एलआर में रखा जाए या फिर वो मैथ में रखा जाए। तो इसलिए मैं मैथ में ही ले आया हूँ। ये देखो, ये बोल रहा है कि देर आर 3 varieties of juice offered by a restaurant. The restaurant owner conduct a survey on them. एक रेस्टोरेंट ऑनर जो है वो अलग अलग वेराइटी रखता है जूस का, और वो एक सर्वे कराता है। उससे सर्वे से क्या निकल कर आता है कि 45 लोग जो है ना वो जूस 1 को लाइक करते हैं, 60 जो है वो जूस 2 को, 40 जो है वो जूस 3 को, ठीक है। 20 लोग जो हैं, इनमें से 20 लोग वो इन तीनों जूस को लाइक कर रहे हैं, और 30 जो है ना वो कम से कम 2 लोग लाइक कर रहे हैं, ठीक है। आपसे पूछा है कि हाउ मेनी एग्जैक्टली वन ऑफ, कितना लोग ना केवल एक ही जूस लाइक कर रहे हैं। तो देखो, पहला कितना? 45 जूस लाइक कर रहा था, पर इसमें से 45 में से 30 लोग ऐसे थे जो कि 2 जूस लाइक कर रहे थे, ठीक है। तो यहां से हम निकाल देते हैं, ये 15 आया। अब 60 लोग में भी 30 लोग क्या कर रहे थे? जूस लाइक कर रहे थे, तो इसमें कितना आ गया? 30। अब देखो 40, 20 लोग ऐसे हैं ना जो कि सारा लाइक कर रहे हैं, और हम मान के चल रहे हैं कि एटलीस्ट 2 ही लोग केवल लाइक क्या कर रहे हैं उसको, तीसरा नहीं कर रहा है लाइक। तो पर तीनों वैरायटी लाइक करने वालों की संख्या कितनी है? 20। तो 20 तो हम यूज करेंगे ही, बस 10-10 ही तो ज्यादा हो रहा है जो कम से कम 2 जूस और लाइक कर रहा है। तो यहाँ पर इनका सम कर देंगे, ये मेरा हो गया 50, ये 15, 65। 65 है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन ए में टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ये देखो, ये हो सकता है कि हमारा अंतिम सवाल हो, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है कि द स्मॉलेस्ट होल नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3। 3 से सबसे छोटा नंबर जो डिवाइड होता है ना वो 3 खुद है, ठीक है। एंड ऑल्सो बाई द नेक्स्ट 2 ग्रेटर प्राइम नंबर। इससे जो अगला 2 बड़ा प्राइम नंबर है वो कौन है? 5 है और 7 है। तो इनका जो एलसीएम होगा, यही तो डिविजिबल होगा इन सबसे, क्योंकि ये क्या है? प्राइम नंबर है। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 3 × 5 × 7, ठीक है। 15 15 7 105, 105 है ऑप्शन में, बिल्कुल 105 है ऑप्शन में। तो हम टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप तुरंत क्या करेंगे? लाइक करेंगे। और देखो, प्रैक्टिस करना ना बहुत ज़रूरी है। आपके पास बहुत समय है अभी भाई, 2 साल 3 साल आपने ऑलरेडी वेट कर चुके हो, आप टाइम बर्बाद कर चुके हो, तो अभी भी समय है, आप प्रैक्टिस में लग जाओ, ठीक है। आपको मैंने बता रखा है कि प्रैक्टिस के लिए आप क्या करोगे? सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर आप यहाँ पे वीडियो देखोगे कैसे हम बता रहे हैं, और प्रैक्टिस करने के लिए आप मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। सरकारी परीक्षा में अनलिमिटेड मॉक टेस्ट दे रखे हैं, मतलब जब तक आपका एग्जाम नहीं होता ना वो मॉक खत्म नहीं हो रहा है। प्रैक्टिस करते जाओ, डेली 1 टेस्ट लगाओ, 2 टेस्ट लगाओ, स्पीड बढ़ाते जाओ अपना, ठीक है।
तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा दिखेगा आपको मॉक टेस्ट में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप तुरंत लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे जो और भी तैयारी कर रहे हैं इसकी, और कमेंट सेक्शन में हम आप ये भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा या हम उसमें और क्या चीज़ लेकर आ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो नहीं भूलेंगे। क्यों नहीं भूलेंगे? क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन आएगी कि अब हम अगला क्या लेकर आने वाले हैं। तो धन्यवाद।